हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 से अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन जो सब्जेक्ट है यूनिट सेकंड से आपका जो पार्ट ए है यूनाइटेड नेशंस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एक्टर्स आपकी यूनिट है ये करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप आके मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आपको ये जो भी पीडीएफ है, ये जो आपको नोट्स करवाए जा रहे हैं, इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल एकलव्य स्नातक 1 को ज्वाइन कर लें। और इसके बाद आगे है सिलेबस की बात करें तो यूनिट 1 आपकी कंप्लीट है। यूनिट 2 आपकी करवा दी जाएगी जल्द से जल्द। आपको सारी वीडियोस का लिंक आपको आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाया करेगा, जो भी वीडियो आप देख रहे हो। और चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तो यूनाइटेड नेशंस जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इसको बनाया गया था। ठीक है, लीग ऑफ नेशन इससे पहले बना था, वो इतना कामयाब नहीं था। ये था कि भाई शांति होनी चाहिए, पीस कीपिंग होनी चाहिए, इसीलिए इसको बनाया गया था, दोबारा कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। जब भी एक प्रोग्रेस हो सकती है हम इंसानों की, जब हम कोई ऐसी सिक्योरिटी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, इंटरनेशनल कॉपरेशन करें। ये जो नेम है, ये प्रोजेक्ट किया गया था फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा, जब ये डिक्लेरेशन हुआ था यूनाइटेड नेशंस का ऑन द 1 जनवरी 1942 ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यूएन जो है फॉर्मली एग्जिस्टेंस में आया 24 अक्टूबर 1945। यूएन चार्टर क्या है, इसको फॉर्मुलेट किया गया सैन फ्रांसिस्को में यूएन कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे 50 से भी ज़्यादा स्टेट्स थे प्रेजेंट। स्ट्रक्चर की बात करें अगर इसके, तो इसकी जनरल असेंबली है, ठीक है, जिसको यूएनजीए कहा जाता है। इसकी मेन डेलिब्रेटिव बॉडी है, इसके अंदर 193 मेंबर्स हैं। एजेंडा सेटिंग का काम सारा यहीं पे होता है, सारे टॉपिक्स यहीं डिस्कस होते हैं। मेकिंग रिकमेंडेशंस, जो जनरल असेंबली है यही रिकमेंडेशंस वगैरह देती है इंटरनेशनल इश्यूज़ पर। जो भी बातें होती हैं, ग्लोबल चैलेंज होते हैं, यहीं डिस्कस होते हैं। अप्रूविंग द बजट, जनरल असेंबली ही यूएन बजट को अप्रूव करती है, ठीक है, यूएन जो प्रोग्राम चलाता है, जो एक्टिविटीज़ होती हैं। इलेक्टिंग मेंबर्स, जनरल असेंबली ही मेंबर्स को इलेक्ट करती है टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और कोर्ट ऑफ जस्टिस और अदर यूएन बॉडीज़ के लिए। प्रमोटिंग इंटरनेशनल लॉ, जनरल असेंबली ही इंटरनेशनल लॉ के बारे में बातें करती है, बनाती है। और इसके जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक है, वो जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, एग्रीमेंट्स वगैरह हैं, उसको सही से फॉलो करते हैं। फोस्टरिंग कॉपरेशन, तो जनरल असेंबली क्या करती है, फोस्टर करती है कॉपरेशन को, जितने भी देश हैं इसके अंदर शामिल, उनको एक रखना। और कोई भी डिस्प्यूट होता है तो पीसफुल तरीके से उसका रिजोल्यूशन देना। एड्रेसिंग ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़, जनरल असेंबली ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ पे भी बात करती है, जैसे रेफ्यूजीज़ का मैटर हो, ह्यूमन राइट्स का मैटर हो, या फिर बच्चों के भलाई के बारे में बात हो, ठीक है। फिर आता है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है यूएन का, ठीक है। इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नाम से ही पता चल रहा है, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना। ये सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, इसको और अंदर से समझते हैं। पीस कीपिंग इसका काम है सबसे पहला, जितने भी ऐसे जोन हैं जहाँ पे खतरा हो सकता है वहाँ पे शांति और पीस कीपिंग का काम करना, वॉयलेंस वगैरह को हटाना, प्रोटेक्शन करना सिविलियंस की। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल का एक काम ये भी है कि अगर किसी देश के बीच में कोई बवाल चल रहा है तो उसको डिप्लोमेटिक तरीके से नेगोशिएशंस और मीडिएशन करके शांत करना। इम्पोजिंग सैंक्शन, सिक्योरिटी काउंसिल जो इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक सैंक्शन भी लगा सकती है कंट्रीज़ के ऊपर, जो ऐसे देश हैं जो इंटरनेशनल पीस के लिए, सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकते हैं। अथॉरिटाइजेशन, ठीक है, अथॉराइजेशन ऑफ मिलिट्री एक्शन। सिक्योरिटी काउंसिल मतलब मिलिट्री एक्शन ले सकती है भाई किसी के भी अगेंस्ट, अगर कोई गलत काम कर रहा है कोई देश इंटरनेशनल पीस के अगेंस्ट। और जैसे कि गल्फ वॉर था, अफगानिस्तान के अंदर का वॉर था, वहाँ पे हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है। रेफरल टू इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, सिक्योरिटी काउंसिल रेफर कर सकती है वॉर क्राइम्स वगैरह के केसेस को, या ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम अगर किसी ने किया है, जीनोसाइड किया है, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वहाँ पे ये केस को ये भेज सकती है। नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, सिक्योरिटी काउंसिल काम करती है कि जितने न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन हैं उनको मतलब कम से कम कर सके। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, सिक्योरिटी काउंसिल मॉनिटर करती है, रिपोर्ट करती है, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह या क्राइसिस चल रहे हैं दुनिया भर में, उन सभी के ऊपर एक्शन भी लेने का अगर टाइम आता है तो लेती है।
इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसोक। सो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी एक इम्पोर्टेंट है। इसका काम है इंटरनेशनल इकोनॉमिक और सोशल कोऑपरेशन और डेवलपमेंट के लिए काम करना। सबसे पहला है कोऑर्डिनेटिंग इकोनॉमिक एंड सोशल एफर्ट्स। तो जो इकोसोक है वो काम करता है इकोनॉमिक और सोशल एफर्ट्स जितने भी हैं, यूएन के जितने भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं और प्रोग्राम और फंड चलते हैं, जैसे डब्ल्यूएचओ है, आईएलओ है, यूएनडीपी है, ये सब काम करते हैं। प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन या इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रमोट करता है। प्रोवाइडिंग पॉलिसी एडवाइस। तो इकोसोक जो है ये प्रोवाइड करता है पॉलिसी एडवाइस और गाइडेंस करता है अपने मेंबर स्टेट्स को इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर, और सपोर्ट करता है उसको इम्प्लीमेंट करने में भी। ऑफ द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये एजेंडा है, ये भी इसी का है। कंडक्टिंग स्टडीज एंड रिपोर्ट्स। इकोसोक जो है लगातार स्टडीज़ करता रहता है, रिपोर्ट्स वगैरह लाता रहता है पॉवर्टी के ऊपर और फूड वगैरह के ऊपर और जेंडर इक्वालिटी के ऊपर। फैसिलिटेटिंग कोऑपरेशन एंड डायलॉग। सो इकोसोक जो है ये कोऑपरेशन भी करवाता है, मतलब अलग अलग गवर्नमेंट्स के बीच में, सिविल सोसाइटीज़ के बीच में, प्राइवेट सेक्टर्स के बीच में, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल प्रोग्रेस हो सके। कोऑर्डिनेटिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। सो अगर कोई क्राइसिस चल रहे हैं, कहीं पे इमरजेंसी है, नेचुरल डिजास्टर है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो वहाँ पे ये असिस्टेंस भी करता है, मदद करता है। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका है ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है ये क्या है, इसको बनाया गया था कि मतलब टू ओवरसी द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट टेरिटरीज एंड इंश्योर दैट दे ट्रांजिशन टू सेल्फ गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस। जो वर्ल्ड वॉर के समय कुछ देशों पर किसी देशों ने कब्जा कर लिया था, तो वो कब्जा की हुई कंट्रीज वापस से आज़ाद हुई हैं या नहीं, इसको देखने के लिए बनाया गया था। सो ट्रस्टीशिप काउंसिल अब नहीं है, ख़त्म कर दिया गया है। इसका मेन काम यही था कि एडमिनिस्ट्रेशन देखना, जो टेरिटरीज हैं जिनको किसी ने देश ने कब्जा कर लिया था वॉर के समय में, अब वो कंट्रीज आज़ाद हो गई हैं या नहीं हो गई हैं, अब वो सेल्फ गवर्नमेंस कर रही हैं वहाँ पे या नहीं कर रही। और सपोर्टिंग सेल्फ गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंस, उनकी इंडिपेंडेंस के लिए काम करता है ये, उनकी सेल्फ गवर्नेंस के लिए काम, ठीक है, गवर्नेंस के लिए काम करता है। और फिर है प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ये ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन को जो है प्रमोट करता है इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट टेरिटरीज। और यही है कि भाई इनके फ़ायदे के लिए जितने से जितने काम हो सकते हैं वो करना। डिसॉल्विंग ट्रस्ट टेरिटरीज। सो ये जो टेरिटरीज हैं जिन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट अब हो गई है, जिसके पास इंडिपेंडेंस मिल गई है, सो ट्रस्टीशिप काउंसिल ये देखता है कि मतलब उनका पूरी तरीके से ट्रांजिशन हो गया है या नहीं हो गया है, ठीक है। फिर है रिकमेंडिंग न्यू ट्रस्टीशिप एग्रीमेंट्स। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल ये भी करता है कि नए अगर कोई ट्रस्टीशिप एग्रीमेंट्स रिकमेंड करने हैं फॉर टेरिटरीज दैट वर नॉट येट, जो अभी तक आज़ाद नहीं हुए हैं उनके लिए। हाउएवर जितनी भी ट्रस्ट टेरिटरीज थी पहले वो सब अब इंडिपेंडेंट हो चुकी है। सो ऐसे में ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो कोई काम नहीं करता है, कोई इसकी मीटिंग नहीं हुई है 1994 से लेकर, और उसका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो चुका है। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है कि एक जुडिशियल ऑर्गन है यूएन का, जो कि लीगल डिस्प्यूट जितने भी होते हैं उन सबको सेटल करता है, देखता है। तो इसमें है एडजुडिकेटिंग डिस्प्यूट्स। तो ये जो कोर्ट है ये हियरिंग करता है डिस्प्यूट्स जो होते हैं देशों के बीच में, टेरिटोरियल सोवर्निटी को लेकर, मैरीटाइम बाउंड्रीज को लेकर, इंटरनेशनल ट्रेड्स को लेकर। तो फाइनल डिसीजन इसी का ही होता है भाई। और प्रोवाइडिंग एडवाइजरी ओपिनियंस, ठीक है, ये जो कोर्ट है ये एडवाइजरी ओपिनियंस भी दे सकता है ऑन लीगल क्वेश्चंस रेफर टू इट बाय द यूएन जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल और अदर यूएन बॉडी। सो ये ओपिनियंस जो होते हैं ये नॉन बाइंडिंग होते हैं, बट काफ़ी भारी भरकम होते हैं। अगर ये कोई ओपिनियन दे रहा है अपने तो उसको मान लेना चाहिए, ठीक है। प्रमोटिंग द रूल ऑफ लॉ। सभी के लिए रूल बराबर हो, चाहे कितना भी बड़ा कोई देश हो, जितने भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं वो सारे जो फाइनल डिसीजन है वो इसी का ही माना जाएगा, पीसफुल तरीके से सेटलमेंट यही करेगा। एंश्योरिंग कंपाइलेंस विद इंटरनेशनल लॉ। सो इसके डिसीजंस जो होते हैं इससे क्या होता है कि मतलब ये हेल्प कर सकता है टू एंश्योर दैट स्टेट कंप्लाई विद देयर इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशंस एंड डिस्करेज वायलेशंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ताकि कोई भी इंटरनेशनल लॉ को वायलेट ना करे। रिजॉल्विंग डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट्स। तो ये जो कोर्ट है ये डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट्स वगैरह भी अगर होते हैं जो कि डायरेक्टली मे नॉट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू लीगल इश्यूज, उसको भी ये रिजॉल्व कर सकता है। फिर आता है सेक्रेटेरिएट।
ये डे टू डे वर्क जितना भी होता है यूएन का, वो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट यही होता है, सेक्रेटेरिएट से ही सब कुछ होता है। इम्प्लीमेंटिंग यूएन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, तो सेक्रेटेरिएट जो है वो जितने भी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स है यूएन के उनको इम्प्लीमेंट करता है, जो भी अप्रूव होते हैं जीए से, एससी से और यूएन ऑर्गन से। प्रोवाइडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, तो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है, जो भी ऑफिसर्स होते हैं बढ़िया रैंक के, वो सारे इसी में होते हैं। तो सभी ऑर्गन्स के लिए सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम, सारा कुछ कॉन्फ्रेंस करना, मीटिंग करना, सब यही करता है। फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, तो सेक्रेटेरिएट जो है कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन देता है इधर से उधर यूएन ऑर्गन्स को, उनके मेंबर स्टेट्स को, स्टेक होल्डर्स को, ठीक है। और कोऑर्डिनेटिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, तो सेक्रेटेरिएट कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, द यूएन्स ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एफर्ट्स, ठीक है, ताकि जो भी लोगों को जिन पे ज़्यादा अफेक्ट मतलब जो हो रहे हैं, नेचुरल डिज़ास्टर है, इमरजेंसीज हैं, उसके लिए भी ये काम करता है। सपोर्टिंग पीस कीपिंग ऑपरेशंस, अगर यूएन ने कोई पीस कीपिंग ऑपरेशन चलाया है तो ये उसको सपोर्ट करता है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट देता है, ट्रेनिंग मैनेजमेंट से लेके सारे काम करता है। फिर आता है आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को 1919 में बनाया गया था पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन, ताकि चेंजेस आ सके वर्किंग क्लास के अंदर, यूरोप के अंदर। आईएलओ जो है पहली स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की जो लेबर्स के लिए काम करती है। इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है, अपॉर्चुनिटी लाना विमेन और मेन के लिए, ताकि वो अच्छे से प्रोडक्टिव वर्क कर सकें, हेल्दी वर्किंग एटमॉस्फेयर बनाना। मेन फंक्शन जो है इसका वो यही है कि ग्लोबल जॉब क्राइसिस जो है उसको ख़त्म करना, प्रमोट सोशल जस्टिस, रिकॉग्नाइज ह्यूमन एंड लेबर राइट्स अलोंग द, भाई लेबर के भी राइट्स होते हैं, और टेक इनिशिएटिव्स टू रियलाइज मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स। सो ये सब कुछ बातें हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो इसके कुछ ये हैं, इसके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स की, भाई प्रमोट करना और रियलाइज करना स्टैंडर्ड्स को एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट एट वर्क, और अपॉर्चुनिटीज़ हों विमेन के पास भी, मेन के पास भी, ताकि वो अच्छे से पैसे कमा सकें, और सोशल प्रोटेक्शन हो सभी की, सोशल जस्टिस मिले सभी को, स्ट्रेंथन ट्रीपार्टिज्म एंड सोशल डायलॉग, ठीक है। सो ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। यूनेस्को एक क्या है कि यूनाइटेड नेशंस की एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्पेशलाइज एजेंसी है जो कि साइंस, एजुकेशन, कल्चर और कम्युनिकेशन के लिए काम करता है, ठीक है। एजुकेशन को प्रमोट करता है ज़्यादा से ज़्यादा, कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करता है, कल्चरल हेरिटेज साइट्स को प्रिजर्व करता है, और साइंस वगैरह को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। ओवरऑल यूनेस्को के फंक्शंस यही हैं कि भाई एजुकेशन, साइंस, कल्चर और कम्युनिकेशन के मामले में काम करना। फिर आता है WHO, ये हेल्थ से रिलेटेड एजेंसी है यूएनओ की। कोई भी अगर हेल्थ प्रॉब्लम आने वाली है, या जैसे कोविड-19 था, तो ये पहले ही उसकी जानकारी दे देता है दुनिया को, ठीक है। और लीडरशिप यही होता है भाई, जो दुनिया भर में जितने भी हेल्थ इश्यूज होते हैं, जो भी गाइडलाइंस आती हैं, जो पॉलिसीज होती हैं, सब यही बनाता है। कंडक्टिंग रिसर्च एंड प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस, जितनी भी रिसर्च होती है हेल्थ के ऊपर, वो सारे काम यही ज़्यादातर करता है। अगर किसी देश को मदद चाहिए रिसर्च वगैरह में तो मदद करता है। रिस्पॉन्डिंग टू इमरजेंसीज, अगर कहीं पे कोई बीमारी का आउटब्रेक हुआ है, नेचुरल डिजास्टर आया है, कोई हेल्थ इमरजेंसी है, तो वहाँ पे पूरी की पूरी सपोर्ट ये देता है। यूनिसेफ, ये क्या है कि बच्चों के भले के लिए एक एजेंसी है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए काम करती है। कोई भी एपिडेमिक है, कहीं पे नेचुरल डिजास्टर है, तो वहाँ पे बेसिक नीड्स जो होती हैं, खाना, शेल्टर, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब प्रोवाइड करता है। और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी रखा जाए, उनका जो टीके लगते हैं, इम्यूनाइजेशन होता है, न्यूट्रिशन होता है, मैटरनल हेल्थ केयर होती है, उसके लिए भी पैसे देता है। और सपोर्टिंग एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन के लिए भी, खासकर जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं उनके बच्चों के लिए ये काम करता है। प्रोटेक्शन करता है बच्चों की वायलेंस से, एक्सप्लॉयटेशन से और एब्यूज़ से। अगर कई लेबर वगैरह में ले जाते हैं बच्चों को, चाइल्ड लेबरिंग करवाते हैं, सेक्सुअल कुछ उनके साथ कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट ये एक्शन लेता है। फिर है UNDP, ये एक ऐसा ग्लोबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भाई हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे, इस तरीके से हम अपना डेवलपमेंट करें। सपोर्टिंग कंट्रीज इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो UNDP काम करता है कि ऐसी पॉलिसीज़ और ऐसी स्ट्रेटजीज बनाओ जिससे कि गरीबी भी ख़त्म हो, जेंडर इक्वालिटी भी बढ़े और हमारा एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्टेड रहे। जेंडर इक्वालिटी बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़्यादा काम करता है, ठीक है। बैरियर्स हटाओ, वीमेन को भी पार्टिसिपेट करने दो काम करने में।
फोस्टरिंग पार्टनरशिप्स एंड कोलैबोरेशन, बहुत सारे अलग अलग गवर्नमेंट के साथ, सिविल सोसाइटीज़ वगैरह के साथ ये मिलके पार्टनरशिप भी करता है। फिर है यूएनईपी, ये एनवायरमेंटल प्रोग्राम है यूएन का, जो कि मतलब एनवायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर बात करता है। असेसिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड ट्रेंड्स, जैसे पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इसके ऊपर बातें करता है। डेवलपिंग एंड प्रमोटिंग इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट, जितने भी एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे पेरिस एग्रीमेंट है क्लाइमेट चेंज पे, या द कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड द मिनीमाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी, अलग अलग जितने भी एग्रीमेंट होते हैं ये सब यही करवाता है। रेस्पॉन्डिंग टू एनवायरमेंटल एमरजेंसीज, जितनी भी एनवायरमेंटल एमरजेंसीज हैं जैसे ऑयल स्पिल, नेचुरल डिजास्टर, कॉन्फ्लिक्ट, सभी में यही रिस्पॉन्ड करता है। फोस्टरिंग पार्टनरशिप्स एंड कोलैबोरेशन, ये भी कोलैब वगैरह करता रहता है। फिर है यूएनएचसीआर, ये क्या, यूनाइटेड नेशंस की हाई कमीशन है रिफ्यूजीज़ के लिए, जो ऐसे लोग हैं जिनको किसी वॉर की वजह से या कोई देश में उनके प्रॉब्लम है, वो इधर से उधर घूम रहे हैं, तो उनको मदद करता है, उनकी प्रोटेक्शन करता है, उनको रहने के लिए जगह देता है, एजुकेशन देता है, हेल्थ केयर के लिए काम करता है, लीगल असिस्टेंस देता है। प्रोवाइडिंग इमरजेंसी असिस्टेंस टू द पर्सन्स ऑफ कंसर्न, एमरजेंसी जैसे कि कोई भी चीज़ चाहिए, खाना है, रोटी कपड़ा मकान है, हेल्थ केयर है, जो घर ढूंढ रहे हैं लोग जो कि रिफ्यूजीज़ हैं, उनके लिए काम करता है ये। एडवोकेटिंग फॉर द राइट्स ऑफ रिफ्यूजीज़, ठीक है, जो रिफ्यूजीज़ के राइट्स होते हैं, जो स्टेटलेस पर्सन होते हैं, जिसका कोई घर घाट नहीं है, उसके लिए ये काम करता है। और फोस्टरिंग पार्ट, ये भी पार्टनरशिप वगैरह करता है अलग अलग मतलब गवर्नमेंट के साथ और सिविल जो सोसाइटीज़ होती हैं उनके साथ में। तो यही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।